हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 के बारे में। गाइस, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक हायर एजुकेशन हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसके वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस जाकर के उनको आप देखिए, बार बार देखिए। गाइस, उन वीडियोज़ में से हायर एजुकेशन में कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन, मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ इस बात की। गाइस, आपका एग्ज़ाम जो है डेट आ चुकी है, 16 सितंबर से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो प्लीज़ तैयारी को अपनी को ज़बरदस्त तरीके से आप अपना स्टार्ट कर दो, सारी चीज़ें छोड़कर। आपका 20 दिन का भी वक्त नहीं बचा है, तो आप ये वीडियो जाकर के देखिए। इन वीडियो के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स हैं अपने आप में। विशेष तौर पे मैं इस बात को कहना चाहता हूँ आपसे। गाइज, आज हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज टीचिंग एप्टीट्यूड की। शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। यानी कि अगर कोई टीचर है और अगर उसके अंदर पढ़ाने की काबिलियत है, पोटेंशियल है, यानी उसके साथ या उसके अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर इनहेरिएंट कोई पढ़ाने की क्वालिटी है, एक ताकत है उसके अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं। गाइस, जिसके बाद हम बात आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टीचिंग। गाइस, कोई भी पूछ ले आपसे व्हाट इट मीन बाई टीचिंग, बेसिकली टीचिंग है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। तो टीचिंग गाइस क्या है आपके पास में, अक्वायर और नेचुरल फिनोमेना है। यानी टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप प्रकृति से सीखते हो और आपके अंदर इनहेरिएंट भी होती है। प्रकृति से सीखना और इनहेरिएंट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग होती है। बेसिकली अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग जो है आपके पास में ये एम ओरिएंटेड होती है। यानी अगर हम बात करें, लक्ष्य निर्धारित होता है इसका। और लक्ष्य क्या होता है, टू ट्रांजेक्ट आइडियाज, इंफॉर्मेशंस, कंटेंट, नॉलेज, किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी सूचनाओं को आदान प्रदान करना, जो जानकारी है उसको डिलीवर करना, यही आपके पास में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टीचिंग बोलते हैं। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, नेचर ऑफ टीचिंग। गाइस, नेचर ऑफ टीचिंग से क्या समझ आता है, यानी जिस तरह से किसी व्यक्ति का नेचर होता है, किसी पशु पक्षी या किसी प्रकृति का नेचर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास नेचर बोलते हैं। तो टीचर जो है उसकी नेचर अलग होती है, टीचिंग की भी ऑब्वियसली क्या होगा, नेचर होगा। तो बात करते हैं हम लोग कि टीचिंग की जो नेचर है वो क्या है, किस तरह का ये जो इम्पैक्ट है, व्यवहार है, वो प्रदर्शित करती है। गाइस, हम बात करते हैं आपके पास में जो इसका पहला जो पॉइंट है दैट इज टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। हम बात करते हैं, अगर साइंस की कभी बात आती है तो साइंस में हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, आपके दिमाग में वही कैलकुलेशंस चलना है वो शुरू हो जाती हैं। यानी कि साइंस जो होती है आपके पास ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वहाँ पे कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो फुल प्रूफ्ड होते हैं, कहीं पे भी उसमें चेंज नहीं आता। तो ये विशेष तौर पे हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर नई नई डिस्कवरी, नए नए आपके पास में फिनोमेना, इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको आप साइंस की कैटेगरी में डालते हो। आर्ट क्या है बेसिकली, गाइज आर्ट क्या है बेसिकली हम बात करेंगे तो आर्ट क्या है आपके पास में, अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो आपके पास आपकी जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर पाना। और अभिव्यक्त कर पाने के आप तरीके क्या इस्तेमाल करते हो, किस किस तरीके के जो हैं आपके पास आप इस्तेमाल करते हो, कौन कौन से तरीके, उसी को क्या बोलते हैं, आप आर्ट बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग में जो अगर हम बात करें, कोई महिला अध्यापक है, कोई फीमेल टीचर है, तो वो क्या है, छोटे बच्चों को उसके समझाने का, उनके पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बड़ा ही यूनिक होता है। वो सिंग करके, यानी गा करके, डांस करके, या किसी तरह का कोई क्रिएटिविटी जो है वो करके, या किसी तरह का कोई और फिनोमेना है वो इस्तेमाल करके बच्चों को इंटरटेन करके पढ़ाती हैं। अगर यही बात करें हम लोग, तो बड़े लेवल पे अगर हम कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, तो वहाँ पे आपको तमाम तरह के आपके पास में फिनोमेना होते हैं। लाइक सेमिनार हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो इसमें कितने सारे लोगों को बुला करके जो एक्सपर्ट होते हैं, या टीचर खुद में अपने आप में जब वो समझाने का, अपने आइडियाज़ को
ट्रांजिट करने का बच्चों के साथ में या लर्नर के साथ में। तो ये क्या है आपके पास में, हम इसको टीचिंग को क्या कहते हैं, बेसिकली आर्ट एंड साइंस बोथ बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है टीचिंग क्या है, तो ये दोनों है, कला भी है और विज्ञान भी है। फिर जिसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। गाइस टीचिंग जो है आपके पास में इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। क्यों आप इसको इंटरेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि कभी भी टीचिंग वन वे नहीं हो सकती, यानी टीचर बोलता रहे और बच्चों पे उसका कोई फर्क ही ना पड़े। गाइस टीचिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी टीचर क्या करे, अपनी बात रखे, उन्हें समझाए, क्वेश्चन कराए, लेकिन साथ ही साथ बच्चे भी उनको क्या करें, फीडबैक दें, बच्चे भी उसको क्या करें, रेसिप्रोकेट करें, उनको आंसर करें। अगर बच्चे प्रॉपर वे में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, या हो सकता है बच्चों को टीचर की बात समझ नहीं आ रही है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो अगर आइडियाज़ के ट्रांजेक्शन की बात करें, इंटरेक्शन की बात करें, तो इंटरेक्शन जो होता है आपके पास में हाईली कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड होता है। हाईली कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप जो टीचर होता है वो अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, नॉलेज को बच्चों तक कैसे ट्रांजिट करता है, कैसे पहुंचाता है, यानी उसकी लैंग्वेज कैसी है, कब कब वो अपनी लैंग्वेज को हाई करता है, कब कब लैंग्वेज को वो स्लो करता है, कहाँ पे वो पॉज करता है, कहाँ पे वो रुकता है। गाइज हम इसको कलेक्टिवली अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसे पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इट मीन बाई पैरा लैंग्वेजेस। तो पैरा लैंग्वेजेस का मतलब ही होता है कि आपका जो पिच है उसको हाई करना, वॉल्यूम को कम करना, रुकना, तो ये सारे हम पैरा लैंग्वेजेस को बांटते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है अच्छा है, डिलीवरी आपकी अच्छी है, भाषा आपकी स्पष्ट है, तो इससे क्या होता है, जो आपकी ट्रांजिट की जो क्षमता है, यानी जो विचारों की डिलीवरी की, जो आप समझाना चाहते हो सामने वाले को, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो सामने वाले को, तो वो कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं और उससे फीडबैक भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो गाइस टीचिंग जो है आपके पास में बेसिकली क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बिना इंटरेक्शन के ये कंप्लीट नहीं हो सकता। गाइस जिसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो टीचिंग को हम लोग एक प्रोफेशन में मानते हैं। मैं ऑलरेडी हायर एजुकेशन में बता चुका हूँ कि टीचिंग जो है आपके पास में, टीचिंग कोर्सेज के बारे में बात की थी हमने, B.Ed M.Ed, तो ये क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल कैसे हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टीचिंग का जो फिनोमेना होता है आपके पास, जो टीचिंग होती है वो एम आधारित होती है, यानी लक्ष्य आधारित होती है। और इसका लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य होता है बच्चों को उनका जो एम है, जो डिसाइड करके वो रखा हुआ है उन्होंने, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो उसको अचीव करवाना ये टीचर का, ये टीचिंग का मकसद होता है। अगर हम बात करें कि बच्चे को टॉप करना है, क्लास को मेरिट में आना है, या बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना है, या किसी एग्जाम की बात करें तो IAS बनना है, IPS बनना है, या इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो ये क्या है, ये लक्ष्य हैं। और टीचिंग क्या है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हेल्पफुल होता है। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी में क्या है आपके पास में, तो यहाँ पे उन बच्चों को, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट उनका सिलेबस है, ड्यू टाइम के अंदर करवाना, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, उनकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए काम करना, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी में आता है। गाइस दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे अभी इंडिया में जो सरकारी एजुकेशन का सिस्टम है वो बड़ा ही बेकार चल रहा है। अभी टीचरों के आने का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी वो आते हैं, कभी भी चले जाते हैं, कभी भी क्लासेस लग रही हैं, कभी भी क्लासेस नहीं लग रही हैं। तो ये क्या है, आपके पास में कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी में अभी नहीं रह गया है। तो ये सरकार को और उन टीचरों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने जो प्रोफेशन है, अपना जो आपका जो कर्तव्य है, उसे एक बहुत ही डिग्निफाइड वे में लें। आपका मकसद होता है बच्चों के भविष्य के लिए वर्क करना, उनको प्रॉपर टाइम देना, टाइम पे आना, टाइम पे काम देना और टाइम से उनसे काम लेना, फीडबैक लेना, पेरेंट्स को रिजल्ट प्रोवाइड करवाना, राइट, उनका फीडबैक पेरेंट्स को देना, बच्चे को खुद को देना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपके पास में प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसके अंदर कमी है, जिसको जो हमारे योग्य टीचर हैं उनको समझना चाहिए इस बात को, और आई होप कि वो इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप में सुधार करेंगे। तो जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो टीचिंग है आपके पास में, उसका जो नेचर है वो डाइवर्स नेचर है। गाइस कभी भी जो टीचिंग होती है आपके पास में वन भी नहीं चलती, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये क्या है आपके पास में, इसमें कई सारी चीज़ें चलती हैं, यानी आपके पास क्रिएटिव स्टडी हो सकती है,
यानी क्लासरूम स्टडी हो सकती है, लैब स्टडी हो सकती है, फील्ड स्टडी हो सकती है, राइट। तो ये आपके पास में क्या है, मतलब जो सीख कर कहीं पर भी जाकर के क्रिएटिव स्टडी के रूप में अगर हम इसे लेते हैं तो डाइवर्स है, राइट। इसके अलावा इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना, तो ये सब इसके अंदर आता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना डायनामिक सोशल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। टीचिंग जो है आपके पास में, इसको क्यों डायनामिक बोलते हैं, क्योंकि गाइस ये कभी भी आपके पास में नहीं ठहरती है, किसी एक चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। गाइस हर चीज़ का इस पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं गाइस आपसे कहूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर आ गया या तबीयत खराब हो गई, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मान लो आज बात करते हैं हम लोग, कहीं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या स्कूल्स में पढ़ते हो, तो वहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स ने अगर फीस नहीं दी है तो वो आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर गाइस बात करें हम लोग कि आपका खुद का मन नहीं है पढ़ने का, टीचर नहीं आया, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या है, जो अरेंजमेंट है पढ़ने के पढ़ाने के वो ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे आपकी क्या है, जो टीचिंग है या लर्निंग जो है आपके पास वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पास में, आप सोसाइटी में रहते हो, घर में रहते हो, तो घर में अगर मान लो पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट, सोसाइटी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, तो आपकी जो पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स व्हाट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है आपके पास में, सोशल एनिमल होता है, सोशल क्रिएचर है, ओवरऑल उसके जो काम होते हैं सोसाइटी की होती है। अगर मैं बात करूं, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो किसके लिए बनना चाहते हो, अपने लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जाना आपको सोसाइटी के अंदर ही पड़ेगा। गाइस आप ऐसा तो है नहीं कि खुद का ट्रीटमेंट कर लेंगे, सोसाइटी का ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इंजीनियर ऐसा है तो आप खुद के रोड तो बनाएंगे नहीं या खुद की बिल्डिंग तो बनाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप, सीधा सीधा जा करके पब्लिक के लिए वर्क करेंगे। और पब्लिक आपके वर्क से किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, आप पब्लिक से किस तरह इन्फ्लुएंस होते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम काउंट करते हैं किसके अंदर, डायनेमिक सोशल एंड ह्यूमन के अंदर। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस, यानी कि गाइस टीचिंग का ओवरऑल हम बात करते हैं तो एक सिस्टम से चलता है, राइट। हर तरह के ये क्या है आपके पास में, सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर एक, जिसके थ्रू ये वर्क करता है। अब सिस्टम में अगर हम बात करें आपके पास में, तो मैनेजमेंट अलग चीज़ होता है आपके पास में, टीचर्स अलग हो गए आपके पास, यस, जो हेल्पिंग स्टाफ है वो हो गया, राइट। इसके अलावा पेरेंट्स है, सोसाइटी है, तो वो हो गया। तो ये हमारे जो वर्क होते हैं आपके पास, इस तरह से एक सिस्टम के रूप में वर्क करते हैं, कार्य हमारे होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, बेसिकली जो टीचिंग है आपके पास में, इसे सिस्टम ऑफ एक्शंस बोलते हैं। कई जिसके बाद बात करते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट एंड एनालिसिस प्रोग्राम। टीचिंग में असेसमेंट और जो एनालिसिस है उसका बड़ा रोल रहता है। गाइज सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को होमवर्क दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो होमवर्क दे रहा है तो वहाँ से बच्चे उस होमवर्क को कंप्लीट करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर होमवर्क भी करके ला रहे हैं तो टीचर उसको एनालाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है कि बच्चे का होमवर्क किस तरह से, कहाँ से करके लाया, क्या उसने किसी की हेल्प तो नहीं ली है। यानी कई बार बच्चे होते हैं आपके पास, ज़्यादातर क्या करते हैं वो अपने पेरेंट्स से, अपने छोटे बड़े भाई बहन से उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है, उसकी जो सीखने की संभावना है वो क्या हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो टीचर को ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या बच्चा वाकई में ये होमवर्क खुद करके ला रहा है, कितना प्रोग्रेस है इसके अंदर, क्या ये वर्क कर रहा है, किस तरह से इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको असेसमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद असेसमेंट के बाद उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको एनालाइज करना, उसका जिसे विश्लेषण बोलते हैं वो करना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये टीचिंग की सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है। अगर मैं बात करूँ आपसे, दो चीज़ें जो टीचिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, एक तो आपके पास में इंटरेक्शन, इंगेजमेंट बेसिकली आप बोलते हैं, और दूसरा है आपके पास में असेसमेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें किसी भी टीचिंग के लिए या किसी भी टीचिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेसन प्लान फॉर्मेट। कोई भी टीचर है आपके पास में, वो लेसन को किस तरह से लेके जाता है, और कोई भी टीचर अगर पढ़ाना चाहता है तो उसे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर हैं वो जाते हैं आपके पास में, किसी तरह का कोई असाइनमेंट तैयार नहीं करते, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं करते। ज़्यादातर स्कूलों का हाल तो यही है। कॉलेजेस में भी किसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। प्राइवेट सेक्टर में अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चे जागरूक होते हैं कई बारी, लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी स्कूलों की बात करूँगा उनका हाल थोड़ा दयनीय है, बहुत ही इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, कभी भी प्लान नहीं करते कि किस तरह से पढ़ाना है। कुछ जो वाकई में मेहनत करने वाले टीचर हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, सम्मान करता हूँ उनका,
लेकिन बहुत सारे टीचर हैं जो नहीं करते, सिर्फ सैलरी 1 तारीख का उनको ध्यान रहता है, इसके अलावा बच्चों से कोई लेने देना नहीं। अपना सैलरी 1 तारीख को आ जाती है, सरकार सैलरी दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों को नुकसान हो, बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, उन्हें इससे कोई लेने देना नहीं। वो क्या करते हैं, एक बार ही पढ़ लिया उन्होंने, इसके अलावा फिर उन्होंने न्यूज़पेपर के अलावा डोमेस्टिक अगर बात करें आपके पास में रीजनल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा उन पे मतलब बोल बच्चन करने के अलावा कोई काम नहीं होता। तो बेसिकली क्या करना चाहिए आपको, जो प्लान फॉर्मेट है आपके पास लेसन का, वो क्या होना चाहिए गाइस, जिसको हम बोलते हैं 6E+S प्लान फॉर्मेट। अब ये 6E क्या है, चलिए गाइस बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो E है दैट इज एक्सटेंड। गाइस अगर आप में से कोई टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है या कोई भी टीचर है अगर वो पढ़ा रहा है, तो कई बार उसको क्या करना पड़ता है, बियॉन्ड द टॉपिक जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को एक्स्ट्रा सिखाने के लिए ये करना पड़ता है। सिर्फ हमको सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होना है। अगर हम सिलेबस ओरिएंटेड होते हैं तो मशीन होते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, रोबोट तो है नहीं हम लोग, तो इसके बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा टॉपिक से बियॉन्ड कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर को उसको बताना चाहिए। इसी को हम लोग एक्सटेंड करना कहते हैं, यानी बियॉन्ड द टॉपिक के अलावा आप उसको लेके जाते हैं। गाइस सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो ई है दैट इज एक्सप्लोर। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर कोई बच्चा, कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई किसी बच्चे को, और कई बार क्वेश्चन पूछता है टीचर से, तो कई बार टीचर नहीं देते जवाब। कई बार हो सकता है टीचर को जवाब नहीं आता है या जानबूझ के नहीं देते, या कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं जो टीचर को परेशान करने के लिए इधर उधर के क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें हम लोग, वाकई में अगर कोई टीचर है और बच्चा उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उसकी जो क्वेरी है उसे बढ़ाना चाहिए। यानी क्यों बढ़ाना चाहिए, उसे तमाम जो चीज़ें आपके पास में उसको एक्सप्लोर करके बतानी चाहिए, इनोवेट करके बतानी चाहिए। यानी कि हम कहें कि एक टाइप ऑफ जो डिस्कवरी है, नई नई चीज़ें आपके पास, उसे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, सो दैट कि उसकी जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो बढ़े, माइंड का जो साइज है, उसकी जो सोचने की, समझने की, एनालाइज करने की जो क्षमता है वो बढ़े। तो ये गाइस इसके अंदर आता है एक्सप्लोर के अंदर। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टी की, दैट इज इंगेज। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंगेजमेंट, इंटरेक्शन जो है आपके पास टीचिंग का और लर्निंग का सबसे बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन तरीका है। अगर कोई बच्चा टीचर के साथ इंगेज नहीं हो पा रहा है, कहीं और है, लाइक मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, मतलब शरीर से तो क्लास में बैठा हुआ है लेकिन दिमाग, मन और मस्तिष्क उसका कहीं और ही है, मतलब टीचर के साथ में वो क्या है, कनेक्ट नहीं है। तो उसका लर्निंग क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, वो नहीं समझ पाएगा और आने वाले वक्त में इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंगेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं एलोबरेट के बारे में। गाइज कोई भी टॉपिक होता है, कई बारी सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक आते हैं जो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, उनको समझ पाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको एलेबोरेट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उसको मतलब उसको ऐसे तोड़ करके मैं कहूँगा, क्योंकि बड़ा कोई टॉपिक है तो उसे पार्ट में डिवाइड करके उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो इससे क्या है, जल्दी समझ आता है बच्चे को और वो कंठस्थ हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर मान लो हम डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करें, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में उसको समझना नॉर्मली बच्चों को अगर 9th-10th क्लास में पढ़ता है तो उसको मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसे किसी वीडियो क्लिप के थ्रू एक एक पार्ट करके बता दिया जाए कि थायमिन ये होता है, ग्वानिन ये होता है, आपके पास में साइटोसिन ये होता है, अगर इस तरह से अगर मान लो बता दिया जाता है तो बच्चे को वो क्लियर होता है किस तरह से उसकी जो डुअल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है वो अगर बता दी जाती है बच्चे को तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। क्या जिसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन। गाइस एक्सप्लेन और एलोबरेट में बहुत ही माइनर सा टेक्निकल अंतर है, इसके अलावा अंतर नहीं है। तो एक्सप्लेन में क्या होता है, सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है आपके पास किसी भी टॉपिक की, साधारणतः ये बात की जाती है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं इवैल्यूएट की। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ गाइस, मैंने अभी 2 टॉपिक टीचिंग के लिए बताए थे आपको, एक तो इंगेजमेंट या इंटरेक्शन, दूसरा बताया था असेसमेंट, और तीसरा है आपके पास में इवैल्यूएट या इवैल्यूएशन करना। तो गाइस इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम आगे बात करेंगे इवैल्यूएशन मेथड्स के बारे में कि बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा, लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी हम लोग कब बता पाएंगे, हम कब सामने वाले को जानकारी दे पाएंगे, जब तक हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे। गाइज अगर हम बात करें जैसे फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे को इवैल्यूएट करने का काम करते हैं। यानी कि ये आपकी जो तैयारी होती है, जो आपकी पढ़ाई होती है, उसको
ग्रेड में या मार्क्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इवेल्युएशन क्या है आपके पास में, बच्चे की प्रॉपर जो उसकी पोजीशन है, यानी कितना उसने पढ़ा है, उसको कितना स्किल्ड वो हुआ है, उसे कितना आता है सब्जेक्ट से, वो ये बताना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएट करना कहते हैं। मतलब कि उसकी जो स्टडी को वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, दैट इज इवेल्युएशन। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स। गाइस 6E के बाद में हमारा ऐसा आता है स्टैंडर्ड, यानी जब आप इवेल्युएट करते हो, जब आप उसकी मेहनत को या उसके वर्क को ग्रेड में कन्वर्ट करते हो या उसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हो, तो वो किस बिहाफ पे करते हो। गाइस बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो जो कॉपियाँ चेक करते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, एक आइडियल आंसर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड जो आंसर है वो दिया जाता है। तो उस स्टैंडर्ड आंसर से क्या करते हैं, वो मैच करने के बाद में क्या करते हैं, उसको मिलाने के बाद में ही आंसर के मार्क्स देते हैं। तो ये क्या है आपके पास में, पहले से जो मानदंड स्टेट लेवल पे या हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कहीं पे भी स्थापित हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम व्यवहार करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो गाइस इस तरह से आपके पास में ये टीचिंग के बारे में था, नेचर और उसका जो लेसन प्लान फॉर्मेट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को अपने देख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा चैनल आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में टीचिंग के और भी वीडियो हैं, कल से मैं इसको लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।